हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पेपर 2 सीसेट का जो टॉपिक हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन, उसका पार्ट 2 देखेंगे और उसमें हम जो है पीवाईक्यूज की बात करेंगे। लास्ट 10 इयर्स में जो सीसेट में ब्लड रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं और जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, उसी कंसेप्ट को बेस बना के अपन जो है इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि पिछले जो 10 साल है उसमें 2016 से लेके और 2025 तक की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो देखो आप, 16 में तो एक भी नहीं आया, 17 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे, 18 में एक भी नहीं आया, 19 में एक आया था, 20 में एक आया था, 21 में एक भी नहीं आया, 22 में 2 आए थे, 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया और 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपन क्या है कि वन बाय वन जो है इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ ही रहा है इस टॉपिक से, तो इसलिए टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने 2025 का क्वेश्चन है। पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माता है, टी पी का पिता है, तो निम्नलिखित में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य है, ये इसने पूछा है अपने से। ठीक है, सबसे पहले वही वाली बात है जो अपन ने समझी थी कि जो अपने को कहा गया है उसका एक बार अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यही ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू और आर का भाई है, इसका मतलब क्या है कि पी प्लस है, एक तो भाई है, ये मेल है किसका, क्यू और आर का, इसका मतलब क्यू और आर, यानी ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। तीनों क्या हो गए आपस में, जैसे क्यू और आर जो है उसका क्या हमारे पास में स्पेसिफिकेशन नहीं है कि क्यू और आर पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, तो अपन तो क्या करेंगे कि ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये तीनों जो है सिबलिंग्स है, क्योंकि पी क्या है, क्यू और आर का भाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू और आर जो है वो भी जो है सिबलिंग्स वाली श्रेणी के अंदर आ गए। ठीक है, एस आर की माता है, चलो ये हमने कर दिया, एस आर की माता है। माता के लिए, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करते हैं अपन, नेगेटिव जो है। ठीक है, फिर इसके बाद में बोल रहा है वो टी पी का पिता है। टी अगर पी का पिता है, इसका मतलब टी जो होगा वो क्या होगा, एस का हस्बैंड होगा, क्योंकि क्यू और आर का भाई है पी, आर की माता है एस, तीनों सिबलिंग्स है, तो इसका मतलब एस तीनों की माता हुई। और टी अगर पी का पिता है, इसका मतलब टी क्यू का भी पिता है, टी आर का भी पिता है, तो टी क्या हो गया, एस का जो है पति हो गया। ठीक है, ये दोनों शादीशुदा है, इसलिए हमने घुमावदार एरो का इस्तेमाल किया है। ये आपस में जो है सिबलिंग्स है, इसलिए हमने सीधे एरो का इस्तेमाल किया है। ये हमने जो है पिछले जो वीडियो था ब्लड रिलेशन का, जो मैंने कंसेप्ट बताया था, उसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। हमारा जो है ऊपर जो क्वेश्चन था उसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है एस और टी दंपति है, तो बिल्कुल है एस और टी दंपति, ये देख लो दोनों हस्बैंड वाइफ है एस और टी। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्यू टी का पुत्र है। दूसरा पॉइंट वो बोल रहा है क्यू टी का पुत्र है। तो देखो क्यू के बारे में हमें पता नहीं चल रहा कि क्यू फीमेल है या मेल है, क्यू पुरुष है या स्त्री है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्यू टी का पुत्र है। टी का पुत्र हम नहीं बता सकते क्योंकि क्यू के बारे में हमें स्पेसिफाई नहीं है कि क्यू जो है पुरुष है या स्त्री है, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर इसके बाद में है टी क्यू का पिता है, तो टी क्यू का बिल्कुल पिता है। डेफिनेटली जो है टी का हमें पता है स्पेसिफिकेशन कि टी जो है पुरुष है, और क्यू जो है का पिता है। क्यू पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता ना, लेकिन टी पिता है क्यू का, क्यू के कंटेस्ट में पूछ रहा है अपने से, तो ये सही हो गया। फिर इसके बाद में देखो अगला स्टेटमेंट, देखो आप, एस पी की माता है, तो बिल्कुल एस पी की माता है। देखो ट्री में शो हो रहा है क्लियरली, जो है ये पी है ये एस है, पी क्यू आर सिबलिंग्स है, तो एस जो है पी की माता है, ये भी बिल्कुल सही है जो है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट आर टी की पुत्री है, तो वही वाली बात हो गई कि हमें जो है पता ही नहीं है कि आर पुरुष है या स्त्री है। देखो आर का हमें पता नहीं है ना कि पुरुष है कि स्त्री है, तो आर जो है टी की पुत्री है, ये हम नहीं कह सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर वो बोल रहा है पी एस का पुत्र है, पी जो है एस का पुत्र है, तो बिल्कुल हमें पी के बारे में पता है कि पी जो है एक पुरुष है, ठीक है, और एस उसकी माता है, तो पी एस का पुत्र है, बिल्कुल डेफिनेटली ये सही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा, देखो कितने कथन सही है, एक तो कथन 1 सही है, एक कथन 3 सही है,
एक कथन 4 सही है, एक कथन 6 सही है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा सी, 4 कथन सही है। तो ये था आपके 2025 यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर 2 सी सेट का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट पे आपकी अगर पकड़ है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा अगर आपने सोल्व कर दिया। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि आप क्वेश्चन की जो भाषा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन जो कहना चाहता है, बस उसको ठीक से समझ लें, उसके बाद में क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी ऑप्शन, और इसका जो है पूरा ये डायग्राम है, ये मैं आपको स्पेसिफाई कर चुका हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो 2023 के अंदर आया है। 2024 में तो क्वेश्चन आया नहीं है, तो 2023 वाला अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी परिवार में 5 सदस्य ए बी सी डी ई है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि हमें क्या है कि उस थोड़ी देर के लिए उसको रिलेवेंट नहीं करना है कि कितने सदस्य है। किसी परिवार में 5 सदस्य है, इससे हमें अभी जो है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी जो स्टेटमेंट दिए हैं अपने को उनको देखना है। ठीक है, इसने प्रश्न जो पूछा है वो देखो आप। सबसे पहले इसने प्रश्न पूछा है कि ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, ये इसने प्रश्न पूछा है। तो ये जो प्रश्न जो पूछा है इसने पहले पूछ लिया, स्टेटमेंट इसने बाद में दिए हुए हैं। तो हमारा जो ट्री जो ड्रॉ होगा वो किससे ड्रॉ होगा, इन 4 स्टेटमेंट से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो है उस ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए, वो बोल रहा है कि ए और बी विवाहित दंपति है, ए और बी विवाहित दंपति है। इसका मतलब देखो, ये ए है, ये बी है और विवाहित है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, घुमावदार एरो का यूज करेंगे। ए और बी विवाहित दंपति है तो हम क्या करेंगे, घुमावदार एरो का यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक आपको अच्छी बात बताता हूं मैं यहाँ पे कि इस एरो से ये स्पेसिफाई हो रहा है कि ए और बी मैरिड है। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज सीखी थी कि अगर सिबलिंग्स का केस है, जैसे कि भाई बहन का केस है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते थे, उस केस के अंदर जो है हम ये वाला एरो यूज करते थे, स्ट्रेट एरो। और अगर मैरिड कपल का है तो कर्व एरो यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीज तो इससे स्पष्ट हो रही है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप कई पुस्तकें हैं जिनके अंदर क्या है कि जो मेल है, ठीक है, उसके केस में क्या करते हैं, वो प्लस माइनस ना लगा के और वो ऐसे यूज करते हैं जो है। और फीमेल का जो केस है उसके अंदर वो जैसे कुछ राउंड वगैरह यूज करते हैं, यानी अलग अलग सबके कंसेप्ट जो है कई बुक्स के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि उससे ना आप यहाँ पे जो है ये मेल और फीमेल का पता ही नहीं लगा पा रहे आप। ठीक है, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये जो बनाया हुआ है ना डायग्राम, डिब्बा और राउंड सा जो है ये, तो इसको आप ये सोच के कंफ्यूज हो जाओगे कि बनाना किसके केस में किसको है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने आपको क्या है कि ये बुक्स के अंदर कईयों में जो कंसेप्ट दिया गया है वो नहीं बताया है, क्योंकि मेरे पास में क्वेरी आई थी। इस बात का कंसर्न इसलिए लिया है मैंने क्योंकि मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर आप प्लस माइनस क्यों यूज कर रहे हो, आप जो है ऐसा कुछ बताओ ना जो बुक्स वगैरह में दिया गया है। तो फिर उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि मुझे जो है, मेरी जो समझ है, मेरी जो रिसर्च है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके या फिर इस टॉपिक को लेके, आपको इजीएस्ट वे रहेगा ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी विवाहित दंपति है, तो हमने ए और बी का मैरिड जो है हमने यहाँ पे दिखा दिया कर्व के एरो से। डी पिता है सी का, देखो वो बोल रहा है डी पिता है सी का, तो ये हमने ड्रॉ किया डी। डी पिता है यानी पुरुष है, किसका, सी का, तो ये सी। अब हमें नहीं पता कि सी पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, ई पुत्र है डी का, उसने बोला ई पुत्र है डी का, यानी ये डी रहा, तो ये सी का क्या हो गया, ई जो है भाई हो गया। ठीक है, क्योंकि डी का पुत्र है ना ई, और सी जो है उसके बारे में पता नहीं है, सी का पिता डी है हमें ये पता है, लेकिन सी का भाई हो गया ई, क्योंकि ई पुत्र है डी का। ई का स्पेसिफिकेशन उसने दे दिया। ए और सी बहनें हैं, वो बोल रहा है ए और सी बहनें हैं। अब देखो आप, ए और सी बहनें हैं, तो यानी कि दोनों क्या है, स्त्री है, ए और सी। अब हमें पता लग गया कि सी जो है वो एक फीमेल है। ठीक है, इससे पहले हमें पता नहीं था। तो चारों कथन जो थे उसके अंदर हमारे सामने ये सिचुएशन बन के आ गई। अब देखो ए जो है वो और बी क्या है, दंपति है, तो देखो ए यहाँ पे स्त्री है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ ले आएंगे अपन, बी क्या हो गया, पुरुष हो गया, और दोनों क्या हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, तो ये चारों कथनों से कंबाइंड डायग्राम जो ड्रॉ हुआ है ना, वो ये ड्रॉ हुआ है चारों कथनों से मिला के। ठीक है, चारों कथनों से मिला के कंबाइंड डायग्राम हमारे पास में ये ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है उसने क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि ई का बी से क्या संबंध है। ठीक है, तो मुझे आप ये बात बताओ कि ई का बी से संबंध जो है अब आप निकाल सकते हो कि ई जो है, बी जो है, उसका क्या होगा यहाँ पे जो है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, संबंध आप फाइंड आउट कर सकते हो।
तो संबंध तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन में अपने से पूछा क्या है। तो उसने ऑप्शन में अपने को दिया है, देखो ए ऑप्शन देखो एक बार आप, ए ऑप्शन में उसने अपने को बोला है कि क्या कथन 1, कथन 2 और कथन 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आप समझना बात को, देखो ये तो है हमारा कथन 1, ठीक है, ये है अपना क्या कथन 1 है ये, जिसमें ए और बी क्या है, विवाहित दंपति है। कथन 2 क्या है अपना, कथन 2 है देखो ये वाला कि डी जो है वो पिता है किसका, सी का, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे देखो ड्रॉ किया था, डी पिता है सी का, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा था कथन 2 में अपने को कि सी जो है पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है। तो ये हो गया कथन 2। कथन 3 है ई पुत्र है डी का, ई जो है पुत्र डी का, ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ आप, किसने पूछा है ई का बी से संबंध, ठीक है। तो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 जो है, क्या इन तीनों के माध्यम से आपको ये पता लग पा रहा है कि ई जो है उसका बी से संबंध आप फाइंड आउट कर सकते हो। बी से संबंध जब ही निकलेगा जब आपके पास में ये वाला पोजीशन आएगा, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास में आएगा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमें मिला है चौथे से, ए और सी बहने हैं। देखो जब सी और ए का हमें रिश्ता पता चला तो ऑटोमेटिक हमें पता लग गया कि बी जो है पुरुष हो गया और ए जो है महिला हो गई, और उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तब जाके जो है आप ई का संबंध जो है बी से फाइंड आउट कर सकते हो। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 के अकेले दम पे जो है आप ई का संबंध बी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपने चारों कथनों का यूज करके जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसी के बलबूते पे आप क्या कर सकते हो, इसका रिलेशन आप बता सकते हो। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया, यानी इस ऑप्शन ए से जो है हमारा काम नहीं होने वाला। ऑप्शन भी बोल रहा है कथन 1, कथन 3 और कथन 4 का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो अभी हमने पूरी बात समझ ली कि पर्याप्त ये भी नहीं है, कथन 1, कथन 3 और कथन 4 भी जो है, क्योंकि कथन 1 में बता दिया ए और बी विवाहित दंपति है, ठीक है। कथन 3 में ई पुत्र है डी का, तो ठीक है बता दिया। ए और सी बहनें हैं, लेकिन इसमें सी का स्पेसिफिकेशन जो है वो आया ही नहीं है, सी का स्पेसिफिकेशन आया ही नहीं है। सी का स्पेसिफिकेशन तो कथन 2 से ही आपको पता चलेगा, तो इसलिए जो है इससे भी पार नहीं पड़ने वाली। तो अल्टीमेटली जो है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि सभी चारों कथन मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमने निकाला ना सभी चारों कथनों से कि ई जो होगा बी का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सभी चारों कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको क्वेश्चन जो है ना किसी भी फॉर्मेट में पूछे, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में हो चाहे पैराग्राफ फॉर्मेट में हो, आपका डायग्राम जो है वो सही ड्रॉ होना चाहिए। यदि आपका डायग्राम सही ड्रॉ हो रहा है, आपका डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली जो है आपने मैनेज कर दिया, तो आप कैसे भी पूछ लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं, आप उत्तर देने में सक्षम हो उस स्थिति के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक बार अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2022 के अंदर, देखो तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप थोड़ा। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रश्न तो है क्या जे एक्स का भाई है, जेड जो है वो एक्स का भाई है। उसका क्वेश्चन क्या है कि क्या जेड एक्स का भाई है, ठीक है। इसने दो स्टेटमेंट अपने को दे दिए जिनके माध्यम से अपने को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है वाई का भाई एक्स है और जेड का भाई वाई है। तो चलो अपन एक बार स्टेटमेंट 1 जो है अपना, कथन 1 जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कथन 1 है वाई का भाई एक्स है और जेड का भाई वाई है। तो वाई का भाई एक्स है, यानी कि एक्स प्लस, और किसका भाई है, वाई का, ठीक है, ये होगा ड्रॉ। और जेड का भाई वाई है, जेड का भाई वाई मतलब है कि वाई प्लस और ये आ गया जेड, यानी ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। यानी तीनों जो है एक्स और वाई तो भाई हो गए, और जेड का हमें पता नहीं है यहाँ पे जो है कि भाई है कि बहन है, पर ये क्लियरिफाई हो गया कि सिबलिंग्स है जो है, इनका रिश्ता में स्पष्ट हो गया जो है, ठीक है। अब अपन आते हैं कथन 2 के ऊपर। देखो कथन 2 बोल रहा है एक्स वाई और जेड सहोदर है। देखो ये है कथन 2। कथन 2 बोल रहा है एक्स वाई और जेड सहोदर है, यानी वही वाली बात हो गई, सिबलिंग्स है, भाई बहन है, बस इतना ही बोल रहा है कथन 2। ये कथन 2 ने अपने को बोल दिया। यहाँ पे कथन 2 ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्स का स्पेसिफिकेशन क्या है, वाई का क्या है, जेड का क्या है, सिर्फ इसने कंबाइंडली बोल दिया एक्स वाई और जेड जो है वो सहोदर है, ठीक है, स्पष्ट। अब दोनों कथन अपने खत्म हो चुके हैं, दोनों कथन अपन ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या जेड एक्स का भाई है, ठीक है।
सबसे पहले कथन 1 को चेक करते हैं। तो मुझे ये बताओ, आप क्या कथन 1 से आपको पता लग पा रहा है कि जेड जो है एक्स का भाई है? बिल्कुल नहीं लग पा रहा, क्योंकि जेड का स्पेसिफिकेशन हमें पता ही नहीं है कि जेड पुरुष है या स्त्री है, जेड मेल है या फीमेल है। तो हम ये कतई नहीं कह सकते इस वाले कथन 1 से कि जेड एक्स का भाई है। हाँ, अगर उसने ये पूछा होता कि एक्स जेड का भाई है तो हम बोल देते, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि एक्स का स्पेसिफिकेशन अपने को दिया हुआ है, तो इसलिए जो है हम ये नहीं बोल सकते कि जेड एक्स का भाई है। ठीक है, सेकंड से चेक कर लेते हैं। तो कथन 2 में भी ये कहीं भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि जेड एक्स का भाई है। स्टेटमेंट 2 तो ये बोल रहा है सिर्फ कि तीनों जो है सिबलिंग्स है, यानी सहोदर है। ठीक है, तो इससे भी हम नहीं बता सकते। चलो ऑप्शंस पे आते हैं अपन अब। तो ऑप्शन ए है, अकेला कथन 1 ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो नहीं। कहां निकल रहा है अपने को कथन 1 से उत्तर? नहीं निकल रहा। ऑप्शन 2 है, अकेला कथन 2 ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इससे भी हमारा उत्तर नहीं निकल रहा, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी आता है, कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये भी गलत है। दोनों से मिलके भी हमें नहीं पता लग पा रहा कि जेड एक्स का भाई है, ये दोनों से मिलके भी हमें पता नहीं लग पा रहा, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये था क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक बार अपन। ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए एक बार। क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य है। ठीक है, तो एक बार के लिए फर्स्ट लाइन को अपने को भी नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, क्यू का पति पत्नी आर है, मतलब क्यू और जो आर है वो क्या है? कपल है। ठीक है, क्यू का या की पत्नी पति जो भी इसने स्टेटमेंट दिया है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्यू और आर क्या है? कपल है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये लो साहब, क्यू और आर क्या हो गए? कपल हो गए। टी की माता यू है, टी की माता यू है, तो देखो एक साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। टी की माता क्या है? यू है, तो ये लो साहब, ये टी की माता यू हो गई। ठीक है, यू की पुत्री एस है, तो यू की पुत्री एस है, इसका मतलब एस क्या हो गई? टी की सिस्टर हो गई। ठीक है, यू जो है टी की माता है, उसने बोला ना टी की माता यू है, और यू की पुत्री एस है, तो टी की क्या हो गई? एस सिस्टर हो गई। पी की पुत्री टी है, पी की पुत्री क्या है? टी है। अगर पी की पुत्री टी है, इसका मतलब पी क्या है? यू का हस्बैंड है। पी क्या हो गया? यू का हस्बैंड हो गया, जब भी तो पी की पुत्री क्या होगी? टी होगी, और टी क्या हो गई? महिला हो गई। यहाँ पे बता दिया ना टी के बारे में कि टी जो है पुत्री है, तो पी की पुत्री हो गई टी अपने पास में। ठीक है, फिर आते हैं अपन पॉइंट पे, आर का पुत्र पी है। आर का पुत्र क्या है? पी है। देखो थोड़ा सा इसको इधर लेता हूं मैं एक बार क्वेश्चन को। ये हमें पता ही है, क्यू और आर जो है कपल है, और टी की माता यू है, तो ये हमने टी की माता यू ड्रॉ कर दी, और यू की पुत्री एस है, तो इसका मतलब एस जो है टी की सिस्टर हो गई। पी की पुत्री टी है, पी की पुत्री टी है, इसका मतलब पी जो है इस यू का हस्बैंड हो गया। ठीक है, पी जो है यू का हस्बैंड हो गया, और टी जो है पुत्री हो गई, और आर का पुत्र पी है। अब आर का पुत्र जो है वो है पी, तो ये आर, ठीक है, और आर का पुत्र। ठीक है, इस परिवार में 2 दंपति है, और हमें पता है कि आर और क्यू हस्बैंड वाइफ है, तो ये लो साहब, ये आर और क्यू ड्रॉ कर दिए अपन ने, हस्बैंड वाइफ। तो देखो 2 दंपति हो गए, एक दंपति तो हो गया क्यू और आर, ये क्या है? मैरिड कपल है। और एक दंपति हो गया पी और यू, ये भी क्या है? मैरिड कपल है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया अपना पूरा। और टी और एस जो है दोनों सिस्टर है, ये हमारे डायग्राम से स्पष्ट हो गया, यानी ये जो है हमारा पूरा डायग्राम बन चुका है। ठीक है, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट है, टी का दादा क्यू है, या टी का दादा या नाना क्यू है। तो देखो क्यू जो है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्यू पुरुष है कि स्त्री है, यानी आर और क्यू का जो केस है ना, ये आर और क्यू का जो केस है, इसमें हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, बस ये पता है कि मैरिड कपल है। तो अगर मैरिड कपल का पता है तो उससे ये तो नहीं पता लग पा रहा ना कि आर पुरुष है कि आर स्त्री है, क्यू पुरुष है कि क्यू स्त्री है। तो पहला स्टेटमेंट है टी का दादा या नाना क्यू है, तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना।
दूसरा स्टेटमेंट है टी की दादी नानी क्यों है, तो टी की दादी नानी क्यों है ये भी नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं है पुरुष है कि स्त्री है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है पी की माता आर है, पी की माता आर है, तो पी की माता आर भी नहीं बता सकते, हमें पी पुरुष है ये पता है। हम ये कह सकते थे कि आर जो है मतलब पी जो है पुत्र है आर का, पी पुत्र है क्यू का, क्योंकि आर और क्यू तो मैरिड कपल है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आर पी की माता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आर पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्यू की प्रपोत्री या दोहित्री टी है। तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने जब बाद में आंसर की जारी करी थी तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। क्यों कर दिया था इसको डिलीट, इसलिए क्योंकि देखो एक बार इसको देखो, क्यू की प्रपोत्री, प्रपोत्री का जो मतलब होता है ना हिंदी में, मतलब हिंदी में प्रपोत्री को कहते हैं अपन कि परदादा का जो संबंध निकलता है वो, यानी इंग्लिश में अगर इसको मैं बोलूं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन ग्रेट ग्रांड डॉटर, ग्रेट ग्रांड डॉटर। जबकि जो इंग्लिश में जब ये क्वेश्चन था तो इंग्लिश में क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रांड डॉटर, तो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है देखो एक बार आप कि क्यू जो है ना, क्यू उसकी जो ये अपनी टी है ये क्या है, ग्रांड डॉटर है। देखो क्यू थर्ड जनरेशन में है ना, देखो उधर टी, फिर टी के जो माता पिता है वो पी क्यू है, और पी क्यू जो है पी के जो माता पिता है वो आर क्यू है। और आर क्यू का हमें पता नहीं है कि पुरुष है कि स्त्री है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि टी जो है एक फीमेल है। तो टी ग्रांड डॉटर हो गई, क्यू की भी ग्रांड डॉटर है और आर के भी ग्रांड डॉटर है, टी क्यू की भी ग्रांड डॉटर है और आर की भी ग्रांड डॉटर है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हिंदी के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, हिंदी में यहाँ पे प्रपोत्री लिखा हुआ है इसको, और प्रपोत्री जो होते हैं ना वो ग्रेट ग्रांड डॉटर होती है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले जो है वो उनके लिए तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, तो इसलिए क्या है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन ऊपर पूरा सही है, सिर्फ आंसर जो है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो टी जो है क्योंकि क्या है ग्रांड डॉटर है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन समझाने का रीजन ये था कि क्वेश्चन तो सही है ना, तो क्वेश्चन का डायग्राम मैंने आपको समझा के बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमने ब्लड रिलेशन में सीखा था, जो पिछले वीडियो में जो हमने ब्लड रिलेशन में कंसेप्ट को समझा था, उससे बाहर अभी तक कुछ भी नहीं है। बस वही हमें जो है हमारा जो ट्री है, जो डायग्राम है, उसको परफेक्टली ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया नहीं था, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। 2020 का अपन क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक परिवार की दो पीढ़ियों के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले तो एक बार पढ़ लो इसको पूरा। उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित सहोदर है, यानी कि 2 क्या है अविवाहित है और सिबलिंग है, 2 विवाहित जोड़े हैं। खत्म 6 मेंबर, 2 विवाहित जोड़े हो गए और 2 अविवाहित सहोदर हो गए। अब इसमें आगे दिया हुआ है यूपी की पुत्री है, क्यू आर की सास है, टी अविवाहित पुरुष है, एस एक पुरुष है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो अपन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको जब आप अटेम्प्ट करें तो एक चीज का ध्यान रखें, इसमें क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में, अब उसको नोट करने वाली बात है। पहले स्टेटमेंट में उसने हमें बताया कि 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब देखो 3 तो प्लस होंगे, ठीक है, और 3 माइनस, यानी हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितने प्लस और कितने माइनस, वो रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, पुरुष और स्त्री को करते हैं। फिर एक सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, वो सोल्व ही नहीं होगा अगर उसको आप नहीं पकड़ोगे बात को। तो इसमें बोला है इसने 2 पीढ़ियां, क्या बोला है 2 पीढ़ियां, यानी कि इसका जो ट्री बनेगा, जो डायग्राम बनेगा वो अपना सिंपल सा जो है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि बस वो ऐसे बनेगा, एक ए तो ये बी, इसके इर्द गिर्द और इसके इर्द गिर्द, यानी कि 2 पीढ़ी हो गई ना, फर्स्ट पीढ़ी ये हो गई और सेकंड पीढ़ी ये हो गई अपनी जो है। इसके आगे जो है ये डायग्राम नहीं जाएगा, ये हमारा मदद करेगा। ये जो चीज है, ये जो बोला है ना इसने 2 पीढ़ियां, इसके बोलने का रीजन है जो है, ये अपने को इसके अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें यूज करना पड़ेगा, तो ये हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसी को समझना था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अपन चलते हैं उस वाले पॉइंट पे जहां आगे इसने अपने को दिया हुआ है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ये अपने को बता दिया इसने 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सिबलिंग है, तो यानी इसके अंदर मैरिड कपल 2 ही है। ठीक है, और 2 अविवाहित सहोदर है, इसका मतलब सीधा सा है कि एक बहन और एक भाई होंगे इसमें, यानी कि एक बहन और एक भाई। क्यों? क्योंकि 2 विवाहित क्या है जोड़े हैं, 2 विवाहित कपल है, तो इसका मतलब है कपल है तो कपल हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस, तो इसका मतलब बचा कौन, फिर बचा हमारे पास में 1 प्लस 1 माइनस, तो वो 1 प्लस और 1 माइनस क्या होंगे
सिबलिंग हो गए हमारे जो है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दिया। यही सी सेट का बस पूरा का पूरा सिनेरियो है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ड्रॉ करने में आपको आसानी रहेगी। देखो, यू पी की पुत्री है। यू क्या है? पी की पुत्री है। देखो, यू पी की पुत्री है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। यू जो है पी की पुत्री है, हो गया ड्रॉ, ठीक है। और क्यू आर की सास है। उसने बोला क्यू आर की सास है, इसका मतलब ये क्यू, इस पे ये नेगेटिव क्योंकि फीमेल सास है ना, इसलिए किसकी? आर की। अगर आर की क्यू अगर सास है तो इसका मतलब यहां पे जो है कोई ना कोई विद्यमान है। ये आर है, आर की सास क्यू कब कहलाएगी? अगर आर सपोज करो कि पुरुष है, मान लो कि आर अगर पुरुष है तो आर की जो पत्नी है उसकी मां हो गई वो, ठीक है। अगर आर एक महिला है, अगर आर एक महिला है तो आर का जो पति होगा उसकी मां हो गई क्यू। तो यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति है, ठीक है। उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते अभी, ये तक हमें नहीं पता उस सिचुएशन का। हमें ये भी नहीं पता अभी तक कि आर स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, ये भी नहीं पता। आगे बढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली पता लगेगा। कोई भी जो क्वेश्चन आता है उसी में उसका आंसर छुपा हुआ होता है, बस हमें जो है उसके लैंग्वेज को तो पकड़ना होता है। देखो, टी अविवाहित पुरुष है, उसने बोल दिया टी अविवाहित पुरुष है। अगर टी अविवाहित पुरुष है तो इसका सीधा सा मतलब है कि टी जो है वो यू का क्या होगा? भाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास में हमें दिया हुआ है दो अविवाहित सिबलिंग्स है, और दो अविवाहित सिबलिंग का मतलब है यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला, क्योंकि दो विवाहित जोड़े उसने दिए हुए हैं। और इसमें स्पष्ट उसने बोला हुआ है कि तीन पुरुष और तीन महिलाएं हैं। तो अगर तीन पुरुष और तीन महिलाएं हैं, उसमें दो विवाहित जोड़े आपको बताने हैं, तो एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष और एक महिला, दो कपल में चले गए तो बचे एक पुरुष और एक महिला। तो यू बेटी है पी की, ठीक है। तो इसका जो भाई होगा वो टी होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। ये सिबलिंग हो गए ना, ये जो है, जब भी तो सिबलिंग आप स्पेसिफाई कर पाओगे। यही तो क्वेश्चन की इसकी जो है समझने वाली बात है। इसमें बोल रहा है वो एस एक पुरुष है। देखो, टी के बारे में बोल दिया टी अविवाहित पुरुष है, और एस के लिए बोल रहा है कि एस क्या है? एक पुरुष है, ठीक है। अब मेरे को तो सबसे पहले आप ये एक बात ये बताओ, इसमें आपके पास में कितनी तो महिलाएं आ गई? देखो, दो महिला स्पेसिफाई हो गई, क्यू और यू, ठीक है। क्यू और यू दो महिला स्पेसिफाई हो गई, और एक एस के बारे में आपको पता है कि एस एक पुरुष है, क्वेश्चन में बोल रहा है वो। टी एक पुरुष है, आपके पास में स्पेसिफाई हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसको क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करना है, जो कुछ डाटा था वो आपके पास में यही था, ठीक है। अब मुझे एक बात आप ये समझाओ कि एक तो मामला दो पीढ़ी का है, ठीक है। दो पीढ़ी का है तो उसमें ये चीज जो है हमें दिख रही है कि एक कपल तो यहां पे आ गया, देखो एक कपल तो यहां पे आ गया, सिबलिंग्स यहां पे आ गए, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है, समझो मेरी बात को, एक कपल यहां पे आ गया, सिबलिंग्स यहां पे आ गए, तो दूसरा कपल यही बचा है, दूसरा कपल पी और क्यू बचा है, ठीक बात है ना। एक कपल यहां पे आ गया, सिबलिंग्स यहां पे आ गए, मसला सिर्फ दो पीढ़ियों का है, तो इसका मतलब दूसरा कपल यही बचा अपने पास में। अगर क्यू महिला है तो पी क्या हो गया? पुरुष। क्यू महिला है, हमें दिया हुआ है पहले जो है, तो पी पुरुष हो गया। अब आपके देखो तीनों पुरुष कंप्लीट हो गए, पी एस और टी, ठीक है। और एस जो है अगर आपका पुरुष है तो एस यहां पे तो बैठेगा, एस यहां पे ही बैठेगा, ठीक है। एस यहां बैठ जाएगा तो आर क्या हो गई? महिला हो गई। तो देखो तीनों महिला कंप्लीट हो गई, आर क्यू और यू, और पुरुष एस टी और पी कंप्लीट हो गए। भाई ऑब्वियसली सी बात है ना कि एस यहीं पे बैठेगा तभी तो आर की सास कहलाएगी क्यू जो है। एस को अगर आप और कहीं प्लेस करोगे तो फिर आर की सास जो है वो कैसे कहलाएगी? क्यू, ठीक है। तो एस यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा ट्री जो है कंप्लीट ड्रॉ हो गया। देखो, ये हमारा ट्री ड्रॉ हो गया ड्रॉ, क्लियर है? बिल्कुल आपको मैं एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल तरीके से खोल के इसके अंदर आपको मैंने बताया है। अब अपन स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। वो बोल रहा है आर यू का पति है, तो आर जो है यू का पति नहीं है, गलत। आर एस की पत्नी है, बिल्कुल आर एस की पत्नी है, सही। एस अविवाहित है, तो अविवाहित तो उसने टी को बताया है, किसको बताया है? टी को। तो ये तो वैसे ही जो है अपना ऑप्शन देखने पे एलिमिनेट हो रहा है, ये तो इस ऑप्शन का तो
कोई सरोकार ही नहीं है जो है, क्योंकि एस अविवाहित है, ये तो बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है टी अविवाहित है। अगर टी अविवाहित है तो एस को आप अविवाहित नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसने बोला है 2 मैरिड कपल है, ठीक है। और फिर वो बोल भी रहा है एस एक पुरुष है और टी भी एक पुरुष है, तो टी अगर अविवाहित पुरुष है तो फिर बाद में एस जो है वो तो किसी भी कीमत पे अविवाहित नहीं हो सकता। फोर्थ स्टेटमेंट उपयुक्त में से कोई नहीं पे अपन जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में आ चुका है कि आर एस की पत्नी है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक अच्छी बात बताता हूं इसके अंदर में, ठीक है, समझने वाली। देखना आप, इसमें उसने आंसर में बोला है कि आर यू का पति है, ठीक है। मुझे ये बताओ, जब अपन डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें हमें एक चीज स्पष्ट हो रही थी, देखो कि पी की पुत्री है यू, पी की पुत्री है यू, ठीक है, और आर की सास है क्यू, आर की सास है क्यू। तो यहां से इंटर रिलेशन नहीं निकल रहा था, और आर और यू का तो, आर और यू का तो यहां से ही इंटर रिलेशन नहीं निकल रहा था अपने जो है किसी भी कीमत पे। तो इसलिए जो है वैसे कंफ्यूज नहीं होना था इसमें, इसमें तो आंसर अपने को नजर ही आ रहा था। एस के लिए वो खुद ही बोल रहा है कि टी अविवाहित पुरुष है, और हमें पता है कि एक ही अविवाहित पुरुष हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि उसने सिबलिंग सिर्फ जो है ना, सिबलिंग बताया है उसने, 2 अविवाहित को सिबलिंग बताया है, तो सिबलिंग बताया तो उसमें एक पुरुष और एक महिला बताया है ना उसने, तो एक अविवाहित पुरुष हमारे पास में पहले आ गया टी, तो एस तो अविवाहित हो ही नहीं सकता इसके अंदर। तो अगर आप इसको सोल्व भी नहीं कर पाते, मान लो आपसे अगर मान लो ये डायग्राम भी प्रॉपरली अगर नहीं बनता, तो भी आप ये उत्तर दे सकते थे इजी वे के अंदर, ठीक है। पर क्वेश्चन समझ के और डायग्राम ड्रॉ हमें आना चाहिए करना। अगर ये हम नहीं कर पाएंगे ड्रॉ, तो हो सकता है कि हमसे जो है गलती हो जाए, हम 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए मैं तो आपसे देखो एक बात स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन से, हाँ ये सत्य बात है कि कई बार मदद मिलती है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन भी तभी हो पाता है जब आपके टॉपिक जो है उसमें आपको क्लियर समझ हो, ठीक है। तो टॉपिक का कंसेप्ट जो है वो आपका वाकई में स्ट्रांग होना चाहिए, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके, ठीक है। क्योंकि वहां पे अपने को कोई जो है ना 80 क्वेश्चन का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है जो है, ये बिल्कुल आप दिमाग में बिल्कुल बात को जो है एकदम लेके चलें कि अगर हम उसमें जो है पेपर को एक बार सरसरी निगाह से जब निकालें, जब सीसेट का पेपर मान लो आपका हो, तो आप क्या करें, सबसे पहले कि सीसेट का पेपर आपके सामने आया, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें, तो आप उसमें क्या करें, पेपर को एक बार सरसरी निगाह से निकालें 5 से 10 मिनट में, ठीक है। तो आपको क्लेरिफाई हो जाता है उसके अंदर ही कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली ऐसे दिख जाते हैं जो इजीली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप शुरू से जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लग जाते हो, कई बार जो है अटक जाते हो, आपको ऐसे लगता है नहीं यार क्वेश्चन हो नहीं रहा, या फिर ईगो पे ले लेते हो कि नहीं इसको तो मैं करके ही छोड़ूंगा। तो ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर को हमें जज करना पड़ता है। यूपीएससी हमसे 27 क्वेश्चन ही तो सही करवाना चाहती है, तो इसलिए क्यों जो है इस तरह से हम कंफ्यूज हो कि नहीं मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं या क्या है, नहीं भाई, अपने को अपने 27 सही हुए, अपना काम खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जो है 2029 के अंदर जो है आया है, देखिए सॉरी 2019 में, आई एम सॉरी 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। किसी ज्वाइंट फैमिली में यानी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अभी के लिए अपन छोड़ देते हैं। इसमें इसने अगली लाइन दी हुई है जिसमें से 3 महिलाएं हैं, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं। तो इसका मतलब 3 ये माइनस कैटेगरी हो गई अपने पास में, ठीक है। तो इसका मतलब 4 क्या है, पुरुष है हमारे पास में, ये हमारे पास में 4 पुरुष हो गए, ठीक है। जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है, ठीक है। जी क्या है, विधवा है, और डी के पिता एफ की साली या भाभी है, ठीक है। चलो इसी को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले अपन। ये अपन ने डी को लिया, ये अपन ने डी के पिता एफ को लिया, ठीक है। और एफ जो है डी के पिता है ना एफ, तो यहाँ पे एफ का किसी ने किसी के साथ में क्या है, यहाँ पे संबंध है, देखो एक मिनट, ये अपन ने एफ को ले लिया, ठीक है। वो बोल रहा है कि जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है, ठीक है। देखो साली का मतलब होता है कि जो एफ है उनकी वाइफ जो होगी उसकी सिस्टर, और भाभी का मतलब होता है कि एफ जो है उनके भाई की वाइफ, ठीक है। तो यहां पे वो जो है क्या बोल रहा है, जी विधवा है, यानी एफ का भाई तो विद्यमान है ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एफ की जो वाइफ है उसकी सिस्टर है, ये संभालो साहब, एफ की जो वाइफ है उसकी सिस्टर है सी, और एफ की वाइफ को माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमें पता नहीं है ना कि एफ की वाइफ अभी कौन है, बस हमें पता है कि एफ की वाइफ है, एफ पुरुष है हमारे पास में, स्पष्ट हो गई बात। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है,
बी और डी, तो इसका मतलब डी और बी जो है वो सिबलिंग्स हो गए। लेकिन ये नहीं पता हमें कि डी पुरुष है कि बी पुरुष है, बी स्त्री है कि है, तो ये हमें स्पेसिफाई नहीं है। देखो ये, तो डी और बी जो है वो एक ही माता पिता की संतान है, वो हमारे सामने स्पष्ट हो गई स्थिति। ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, तो ये ए को ले चलते हैं। देखो साहब, ये ए हो गई बी की पुत्री, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। कि बी का रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मोसेरा भाई अथवा चचेरी ममेरी फुफेरी मोसेरी बहन है। यानी सी के लिए वो ये कह रहा है कि सी जो है ना वो बी के केस में, यानी ये बी है अपने पास में, ये बी है, ठीक है। तो बी के साथ में क्या संबंध बताया है? चचेरा ममेरा मोसेरा भाई बहन का संबंध बताया है, या फिर जो भी है भाई एक ही बहन है। तो यानी ये वाला जो अपना पीढ़ी है भाई, एक पीढ़ी तो ये हो गई अपनी, एक पीढ़ी ये हो गई और एक पीढ़ी अपनी ये हो गई, मतलब एक फर्स्ट जनरेशन ये हो गई, सेकंड जनरेशन ये हो गई और थर्ड जनरेशन ये हो गई, ठीक है। तो वो इस वाली जनरेशन के अंदर ही तो एग्जिस्ट करेगा चचेरा ममेरा जो भी मोसेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया सी, यहाँ पे क्या कर दिया, सी को अपन ने प्लेस कर दिया, ठीक है। तो सी जो है वो कौन सी जनरेशन में आ गया, सेकंड जनरेशन में। उसने बोला है चचेरा ममेरा मोसेरा भाई, तो इसको अपन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सी का संबंध जो है इनमें से किसी से होगा और वो इस वाले ट्री में शो कर रहा है, तो हमें पता लग रहा है उस बात का, ठीक है। उसने अपने से पूछा है कि ई कौन है, क्वेश्चन में पूछा है उसने अपने से ई कौन है, ई के बारे में उसने अपने से पूछा है। अब सबसे पहले तो ये देखो अपने पास में मेंबर्स कंप्लीट हो गए क्या, ए बी सी डी ई एफ जी 7 मेंबर है, 7 में से 3 महिला है और 4 पुरुष है, ठीक है। तो 3 महिला तो हमारे पास में क्लियर हो चुकी है, एक महिला तो ये है देखो, ठीक है, एक महिला तो अपने पास में ये रही, ठीक है, एक महिला अपने पास में ये रही और एक महिला अपने पास में ये रही, यानी तीनों महिलाएं तो अपने पास में कंप्लीट है। 4 पुरुष जो है उसमें एक पुरुष अपने पास में एफ आ गया, ठीक है। तो एफ अगर पुरुष है तो डी भी पुरुष है, बी भी पुरुष है और सी भी पुरुष है, ठीक है। तो एफ डी बी सी पुरुष है। अब अपने पास में देखो क्या क्या आ गए, ए बी सी डी जी और एफ, तो बचा क्या अपने पास में ई, तो ये ई हो गया। यानी कि एफ की पत्नी कौन है, ई है। एफ की पत्नी कौन है, ई है। देखो एक बार आप, ये एफ की पत्नी ई, ठीक है। और ये सब जो है पुरुष है चारों, देखो ये स्पष्ट हो रहा है एफ पुरुष है, ये तीनों, क्योंकि उसने बोला है 4 पुरुष है और 3 महिला हमारे पास में स्पेसिफाई हो रही है। क्लियर, आपको सारा का सारा जो है मैंने ट्री बना के दिखा दिया। अब अपन चलते हैं इसके स्टेटमेंट्स पे। ई कौन है, तो ई एफ की पत्नी है, बिल्कुल है। देखो ई जो है एफ की पत्नी है। ए की दादी नानी है क्या ई, तो ए की दादी या नानी बिल्कुल है। कौन सी जनरेशन में है, ए थर्ड जनरेशन में है, ई फर्स्ट जनरेशन में है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया आपका। सी की चाची मामी मौसी बुआ है क्या, तो बिल्कुल सी सेकंड जनरेशन में है, ये फर्स्ट में, तो सी की चाची मामी मौसी बुआ कुछ भी हो सकती है। तो हम जो है वो मान लो कुछ भी इसमें, मतलब सी की आंटी है, ये बिल्कुल स्पेसिफाई हो रहा है इसके अंदर। देखो यहाँ से जो है तो स्टेटमेंट थर्ड भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 और 3 तीनों जो है सही, ठीक है। ये आपको मैंने बिल्कुल जैसा जैसा उसने बोला था वैसा वैसा आपको क्लेरिफाई कर दिया और आसानी से आपका ये सवाल जो है वो सोल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है वो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसने बोला है वही, देखो कल अपन ने किया था सोल्व, ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने कल जो है सोल्व किया था। जो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने इसको सोल्व किया था। वो ये था जब उसमें मैंने आपको जो है कोटेशंस बताई थी कि प्लस और माइनस या कोई भी कोटेशन जो है वो आपको दी हुई होगी, उसके आधार पे आपसे ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो है वो पूछ, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये अपने को कोटेशन इसने दी हुई है, ठीक है। और अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो जो हमने पिछले वीडियो में लगभग जो 10 या 11 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए थे उससे बाहर अभी तक आपके सामने एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बस कंसेप्ट आपका जो है शानदार होना चाहिए।
और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि मैं बात सिर्फ कंसेप्ट की करूंगा, फाउंडेशन की करूंगा, बेस मजबूत होना चाहिए। इसलिए करूंगा क्योंकि आप जिस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल कान खोल के अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लें। जिस एग्जाम को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वहां पे आपको कोई बाध्यता नहीं है सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि एक जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जहां पे कट ऑफ जो है प्री डिटरमाइंड है। कट ऑफ प्री डिटरमाइंड का मतलब है कि जहां पे आपको 80 में से 27 क्वेश्चन सही करने हैं या आपको जो है 33% मार्क्स लेके आने हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो सिर्फ एक गेटवे है मेंस तक आपको पहुंचने के लिए, उससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं हो रही है। तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, मुझे जो है मेरे 27 क्वेश्चन सही करने हैं। बस आपकी सोच और मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे मेरे 27 क्वेश्चन सही करने हैं, कोई दूसरा 50 कर रहा हो या कोई दूसरा 80 क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हो, मुझे उस चीज में नहीं पढ़ना है, मुझे मेरे 27 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि मैं आपकी जगह अगर एग्जाम अटेम्प्ट करता तो मैं जो है मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि किसी भी कीमत पे मेरे 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मुझे किसी को मास्टरी नहीं दिखानी है। ठीक है, तो कृपया करके कंसेप्ट को मजबूत करें और सिर्फ जो है पेपर पे आप जो है कोशिश करें फाइंड आउट करने की कि यार इसमें जो है कितने क्वेश्चन जो है वो आराम से मैनेज हो सकते हैं। तो आप पिछले 10 वर्षों के पेपर का जब अनुभव लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इजी वे के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन तो वन टाइम में आप मैनेज कर सकते हो। जब 20 से 25 क्वेश्चन हम वन टाइम में मैनेज कर सकते हैं, फिर अगर हमारी तैयारी अच्छी है, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस ठीक है, कंसेप्ट हमारा अगर ठीक है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, बाकी के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे आपके। तो देखो एक बार इसमें बोल दिया उसने a प्लस बी का अर्थ बता दिया और a माइनस बी का अर्थ बता दिया। अब उसने अपने को बोला है p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा। तो देखो p प्लस आर का मतलब क्या होगा, a प्लस बी का मतलब है a b का पुत्र है। तो देखो p प्लस आर का मतलब वो होगा कि p r का पुत्र है। ठीक है, यही मतलब होगा इस बात का, इस बात का यही मतलब होगा ना p प्लस आर का, कि p जो है वो r का पुत्र है। ठीक है, कर दिया अपन ने ड्रॉ। सेकेंड बात बोल रहा है वो आर माइनस क्यू का क्या अर्थ है, आर माइनस क्यू का क्या अर्थ है। तो आर माइनस क्यू का अर्थ भी अपन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो आर माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा कि आर क्यू की पत्नी है। तो आर क्यू की अगर पत्नी है तो इसका मतलब क्यू जो है वो आर का पति है। लो ये ड्रॉ हो गया सामने आपके, खत्म क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन था, कर लिया अपन ने ड्रॉ। इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो अपने से अब देख लो, क्यू पी का पुत्र है, तो क्यू पी का पुत्र नहीं है जो है, बल्कि पी है पुत्र क्यू का। क्यू पी की पत्नी है तो ये भी गलत है। क्यू पी का पिता है, बिल्कुल सही है। देखो क्यू पी का पिता है, उपयुक्त में से कोई नहीं बजाने की जरूरत ही नहीं, आंसर ही आ गया हमारा, क्यू जो है पी का पिता है। तो ये आपका आंसर हो। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, जो है एकदम बेसिक अप्रोच वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2017 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन में जो है अपने को दिया हुआ है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में है। कोई बात नहीं है, इस स्टेटमेंट को जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में अभी नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी 6 है, तो वही बात है 3 पुरुष और 3 सॉरी 3 पुरुष और 3 पुरुष ये हो गए और 3 स्त्री। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है अपने को स्टेटमेंट 1 में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, ए और ई एफ के पुत्र है, ए और ई एफ के पुत्र है। तो चलो एक बार ड्रॉ कर देते हैं, ए और ई एफ के पुत्र। तो ये ए और ये, और दोनों क्या है, पुत्र है इसके एफ के, तो ये अपन ले आए। देखो 3 पुरुष और 3 स्त्री है, तो 2 पुरुष तो यहीं स्पष्ट हो गए पहले स्टेटमेंट में। इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट था इसमें स्पष्ट हो गया कि ए और ई एफ के पुत्र है, तो दोनों क्या है, भाई है, दोनों पुत्र है। ठीक है, ये नहीं पता मैं कि एफ पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। वो बोल रहे हैं कि डी जो है 2 व्यक्ति एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। ठीक है, तो इसको अपन चाहें तो जो है लिख सकते हैं कि जैसे ये डी है, ये माता है किसकी, एक पुत्र और एक पुत्री की, यानी एक प्लस और एक, इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो इसको साइड में अपन नोट कर लेते हैं।
बी ए का पुत्र है, तो पहले तो यहां आ जाओ, देखो अब बी ए का पुत्र है, तो ये बी को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी ए का पुत्र, ये बना दिया साहब, बी ए का पुत्र, ठीक है, हो गया काम। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, वो बोल रहा है कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, यानी एक ही कपल है, वो ये बात अपने से कह रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज को आप अपन लेके चलते हैं आगे। देखो एक चीज तो अपने स्पष्ट हो गई कि तीन पुरुष अपने कंप्लीट है, देखो ए, ई और बी, तीन पुरुष अपने कंप्लीट है, ए, ई और, ठीक है, यानी बाकी जो बचे वो क्या है, महिला। एफ क्या है, महिला। एफ क्या है, महिला। एफ अगर महिला है, डी हमें पता है ही महिला है, ठीक है। डी के बारे में पहले ही बोल दिया उसने कि डी माँ है किसकी, एक पुत्र और एक पुत्री की, ठीक है। तो डी क्या हो गई, एक महिला हो गई। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जो डी जो है उसका स्पेसिफिकेशन देखो अब आप कैसे निकाल सकते हो। उसने बोला है कि डी एक पुत्र और एक पुत्री की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ आप, और उसने बोला एक ही विवाहित जोड़ा है, एक ही विवाहित जोड़ा है। तो देखो ए के क्या है, पुत्र है बी, ए के बी क्या है, एक पुत्र है ना। तो इसका सीधा सा मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है कि विवाहित जोड़ा वो यही है, बी जो है वो ए की पत्नी है और इसके जो है एक बिटिया भी है, ठीक है। तो अब आप देखो तीन महिलाएं हो गई, डी, एफ और एक ही महिला हो गई जो कि डी की बेटी है, क्योंकि डी आप यहाँ पे इस जनरेशन में ला ही नहीं सकते डी को, क्योंकि डी ऑलरेडी एक महिला है, ठीक है। तो डी को इस जनरेशन में आप ला नहीं सकते क्योंकि इसमें बोला एक ही विवाहित जोड़ा है, तो ये जनरेशन तो क्लोज हो गई। ई के साथ में आप डी का रिलेशन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उसने बोला डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। तो पुत्र जो बी है ना, ये जो बी है, देखो ये जो बी है ना, ये ए का पुत्र है, ये जो बी है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ई के साथ में तो बी का कोई डायरेक्ट लिंक निकल नहीं रहा, तो ए के साथ में ही फिर डी का रिलेशन बनेगा इसके अंदर, ठीक है। ए के साथ में ही डी का रिलेशन बनेगा, हो रहा है स्पेसिफाई, और वो स्पेसिफाई यहां से हो रहा है क्योंकि डी के लिए वो बोल रहा है कि डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। तो ए के एक पुत्र है, ई के कोई बेटा है नहीं, तो फिर बाद में जो मैरिड जो कपल है वो यहीं तो शो होगा आपका, ऊपर वाली में तो शो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर में तो एफ एक महिला है, ठीक है, और डी खुद एक महिला है, तो मैरिड कपल फिर कहां स्पष्ट करोगे आप। तो इसलिए जो है डी क्या हो गया, ए की जो है पत्नी हो गई और उसके एक पुत्र और एक पुत्री हो गया। अब देखो तीन पुरुष हो गए अपने पास में, ए, ई और बी, तीन महिला हो गई डी और एफ, और बचा कौन अपने पास में, देखो ए, बी, ये सी, चलो साहब ये सी है जो अपने पास में उसकी पुत्री के तौर पे आ गई। क्लियर, 6 के 6, ए पुरुष, बी पुरुष, सी महिला, डी महिला और ई जो है पुरुष और एफ महिला। 6 के 6 मेंबर आ गए, तीन पुरुष हो गए, तीन महिला हो गई। सारा क्लेरिफाई है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है ए, बी और सी सभी स्त्री है, तो देखो ए पुरुष है, बी पुरुष है, तो पहला गलत है। ए डी का पति है, तो ए डी का पति है, बिल्कुल सही बात है, ए जो है डी का पति है, देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा, ए डी का पति है, तो बी स्टेटमेंट अपना सही हो गया। फिर उसने बोला है ई और एफ डी की संतान है, तो ई और एफ डी की संतान है, मामला क्लोज हो गया। एफ तो माता है, ठीक है, एफ तो ऊपर वाली जनरेशन में, गलत है। डी एफ की पुत्री है, तो डी एफ की पुत्री नहीं है। देखो एफ का बेटा ए है और ए की पत्नी डी है, एफ का बेटा ए है और ए की पत्नी डी है, तो डी जो है एफ की पुत्री नहीं है, डी जो है एफ की क्या है, बहू है, ठीक है, यानी एफ के बेटे की वाइफ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। तो 2016 से लेके और 2025 तक में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको समझा दिए, और उनमें कहीं कोई जो है रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ब्लड रिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन है, उसी के बलबूते पे आप सारे सवालों का जो है जवाब दे सकते हो। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लें। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, आज वाले में जो है मैंने आपको PYQ सोल्व करवा दिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, अब इसके बाद में जो है जैसे अपना अपकमिंग एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का 2026 के जो मई के लास्ट वीक में होने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होगा कि छोटे छोटे जो है स्लॉट्स में, जैसे 5 क्वेश्चन का स्लॉट, 6 क्वेश्चन का स्लॉट या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का स्लॉट अपन ले लेंगे और उसमें अपन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आपका टॉपिक का रिवीजन हो जाए,
जिससे आप पे जो है टॉपिक पे आपकी पकड़ बनी रहे। और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न पे होगा। मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी उसको भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, उसमें मैंने जो आपको 10 से 11 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, वो सारे क्वेश्चन जो थे उनका लेवल जो था वो आप मैच करके देख लें, क्या आपके यूपीएससी सीसेट जो है उससे रिलेवेंस है कि नहीं। ठीक है, आप सब लोग समझदार है तो आराम से जो है आप अपनी तैयारी करें, रिवीजन करें और इजी वे के अंदर जो है कंसेप्ट को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।